नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए। शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला आज आप सब देखेंगे और जबरदस्त ये आपको जो है 33वां सुपर श्रृंखला है, ठीक ना। कल किसी कारणवश आप सबके बीच उपस्थित नहीं रहा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक। तो जल्दी से सारे लोग फटाफट लाइव आ जाइए और कमेंट करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं, तथा शेयर और लाइक भी बिल्कुल शानदार तरीके से करिएगा। ये एकदम जबरदस्त सुपर टेट की श्रृंखला है, लेकिन पढ़ने वाले लोग बहुत कम हैं। ये बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है कि इतनी महत्वपूर्ण श्रृंखला को पढ़ने वाले कम हैं। चलिए, फिर भी मेरा धर्म है पढ़ाना है, आप सबको बताना चीजें मेरा कर्म है, ठीक। तो आइए, अपने कर्म के अनुसार मैं करता हूं और आप अपने कर्म के अनुसार करिए। देखिए, पहला ही प्रश्न आप सबके सामने है कि देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1965 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में या 1980 ईस्वी में? आपको भारत में पहली बार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तब यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला में आप बता सकते हैं कि 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया। अब यहीं से कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आप सब देख सकते हैं, जैसे 1980 ईस्वी में वन संरक्षण अधिनियम आया। वन संरक्षण अधिनियम ये आपको आया, ठीक। नेक्स्ट, आपको 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक ना, संरक्षण अधिनियम आया, ठीक। 2002 ईस्वी में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आया। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 ईस्वी में आपको आया। ये बातें आप सब लर्न करते चलिए, याद करते चलिए, देखते चलिए, जो कि महत्वपूर्ण आपके परीक्षाओं से संबंधित है। समझ में भली भांति सबको आ रहा होगा, तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए सारे लोग। ये महत्वपूर्ण जो है चारों आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो उत्तराखंड आपको बांदीपुर कर्नाटक में बिल्कुल सही है। राजाजी उत्तराखंड में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, लेकिन आपको पीन वैली जम्मू कश्मीर में नहीं है बच्चा। पीन वैली कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में आपको पीन वैली हिमाचल प्रदेश में, ठीक ना, हिमाचल प्रदेश में पीन वैली अभयारण्य है। अब समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत के विनाश की स्थिति किस माह में देखी नहीं भैया, देखी जाती है, ठीक ना। किस माह में देखी जाती है? तब बताइएगा कि मार्च अप्रैल में, अप्रैल मई में, मई जून में या जून जुलाई में। तो आपको जो है ये देखी कब जाती है? तो मार्च अप्रैल महीने में उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत में क्षरण दिखाई देता है। जबकि आपको सितंबर अक्टूबर में, कब? सितंबर अक्टूबर में आपको जो है ये कहां पर? तो दक्षिणी गोलार्ध में क्षरण दिखाई देता है। दक्षिणी गोलार्ध में आपको ओजोन क्षरण दिखाई पड़ता है। ये आपको जो है याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक। वैसे ओजोन परत जो है ये सूर्य के अल्ट्रा वायलेट रेज को, परावैंगनिक किरणों को रोकता है। ये बातें भी आप सब जानते चलिए। ओजोन परत जो है सूर्य के परावैंगनिक किरणों को रोकता है, किरणों को रोकता है। साथ ही साथ आप महत्वपूर्ण बातों में यहीं पे जान सकते हैं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस, ठीक ना,
तो बताइएगा कि आपको 16 अक्टूबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सॉरी 16 सितंबर, ठीक ना, 16 सितंबर को आपको विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये बातें आप सब जान लीजिए। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बातों में, ओजोन मंडल आपको किस में पाया जाता है? तो ओजोन मंडल जो है ये आपको जो है कि ओजोन मंडल ये समताप मंडल में ओजोन मंडल पाया जाता है, मंडल पाया जाता है। साथ ही साथ आप बता सकते हैं कि आपको जो है ओजोन परत के मापने की इकाई क्या है? तो डाप्सन। डाप्सन जो है डाप्सन ओजोन परत के मापने के इकाई मानी जाती है। ये महत्वपूर्ण बातें आप सब देखते चलिए। आइए फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न के ओर। ये रहा आपको अगला प्रश्न, भारतीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? तो इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बच्चा निरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना, NAARI, ठीक। तो इसका होता है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से हम इसे जानते हैं, और इसका मुख्यालय जो है नागपुर में स्थित है। साथ साथ ही निरी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में आपको हुआ था। और 1958 में कब? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान आपको जो है किया गया था। ये बातें आप सब याद की रहिए, समझते चलिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट, भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद में, चेन्नई में, हैदराबाद में या कोलकाता में? तो बताइएगा कि भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय चेन्नई में है। कहाँ पे? चेन्नई में आपको एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड के स्थापना जो है ये कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में आपको किया गया था। 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अब आपके सामने अभी ऑर्डर करें अपने नजदीकी बुक स्टॉल से, और आपको होम डिलीवरी की सुविधा भी हमारी संस्था की ओर से मिलती है। ये वीडियो का है और नीचे लेखपाल के सारे श्रृंखलाएं हैं। आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए हम सबका अथक प्रयास जारी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? कृषि क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में या शांति का नोबेल पुरस्कार? तो ये बीपीएससी के साथ साथ यूपी पीसीएस में आपको सुपर टेट में ये हर जगह का प्रश्न बनता है। तो ये नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था, ठीक ना। कब दिया गया था? तो 1970 ईस्वी में आपको जो है नोबेल पुरस्कार इन्हें 1970 ईस्वी में दिया गया था। ये आपको वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक, वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक, ठीक। ये आपको नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के रहने वाले थे? तो ये आपको जो है कि यूएसए के रहने वाले थे, यूएसए के रहने वाले थे।
और 1950 के दशक में हरित क्रांति के सूत्रपात जो है मैक्सिको से नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा किया जाता है, जबकि 1960 के दशक में भारत में एमएस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति के शुरुआत के हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो है वो आपको कौन सा है, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और गेहूं और धान पर सबसे अधिक हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो है ये आपको 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन दक्षिणी गोलार्ध में माना जाता है, जबकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, ठीक ना, सबसे लंबा दिन माना जाता है, ठीक। तो ये बातें, और दक्षिणी गोलार्ध में आपको सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन माना जाएगा। चलिए, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र है, शनि है, मंगल है या वरुण है? तब आप बताइएगा कि लाल रंग में दिखाई कौन देता है, तब आपको जो है मंगल ग्रह लाल रंग में दिखाई पड़ते हैं। ये आपको सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर, ठीक ना, सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ये कैवे नंबर के हैं? तो चौथे नंबर के ग्रह हैं, जबकि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के आधार पर ये कैवे हैं? तो दूसरे नंबर के ग्रह। इनके उपग्रह कितने हैं? तो इनके उपग्रहों की संख्या जो है ये 2 इनके उपग्रह हैं, ठीक ना। ये और आपको महत्वपूर्ण बातों में 2 उपग्रह है। साथ साथ एक महत्वपूर्ण बातें और बता दें, लाल क्यों दिखाई देते हैं? तब बताइएगा कि लोहे के तत्व की मात्रा के अधिकता के कारण, यानी आयरन के अधिकता के कारण आपको ये लाल दिखाई पड़ते हैं, ठीक। तो ये बातें आप सबके लिए रहे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए। जल्दी से सभी लोग करिए, देखें किन किन महानुभावों का सही जवाब आता है। आप सबका जवाब बहुत मायने रखता है, ठीक ना। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह आपको कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह जो है वो आपको बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है बृहस्पति है। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर आपको कौन सा ग्रह है? तो दूसरे आधार पर शुक्र है। और सूर्य से सबसे दूर कौन सा है? तो नेपच्यून या वरुण, नेपच्यून। ये च्यून, ये जो लिखा है नेपट्यून हो गया है। ए आधा च कर लेना ना बेटा, इसे आधा च कर लेना, नेपच्यून। ये नेपच्यून ग्रह वरुण को कहते हैं। तो पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा ऑप्शन संख्या आपको 2 इज योर राइट आंसर माना जाएगा। 2 विकल्प बिल्कुल सही जवाब आपको है। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? आपको कितने होते हैं? 26, 33, 44 या 52? तब बताइएगा कि आपको वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण आपको जो है ये आते हैं, ठीक ना। ये 52 आपको जो है वर्णमाला में आते हैं। अब व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। स्वर कितने हैं? 11 हैं।
44 हुए। बाकी और कौन कौन से बचे? तब संयुक्त व्यंजन जो है छ त्र ज्ञ 4 ये हुए, ठीक ना। फिर आपको 2 अयोगवाह हुए। तो इस तरह से शब्दों के संख्या कितने हुए? 52 हुए। ये बातें याद रखे रहिएगा, 52 आपको हुए। जबकि आपसे पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला में, यही हिंदी के बदले में अंग्रेजी वर्णमाला में आपको कितने होते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 होते हैं। ये बातें भी आप सब याद रखे रहिए। और उर्दू वर्णमाला में पूछे तो उर्दू वर्णमाला में भी आपको 52 होते हैं। ये दोनों बातें भी पूछ लेता है कभी कभी परीक्षाओं में, तब आप याद किए रहिए, इसको गलतियां बिल्कुल नहीं करिएगा। नितिन सर के द्वारा शानदार नितिन सर हिंदी पढ़ाए हैं, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए बड़ा ही शानदार क्लास माना जाएगा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन जो है ये आपको कौन कौन से हैं? तो कवर्ग से लेकर, ठीक ना, ये देख लीजिए, कवर्ग से लेकर आपको पवर्ग तक, कवर्ग से पवर्ग तक ये कितने हुए? तो पवर्ग तक आपको बच्चा 25 होता है। यानी कख गघ अंग चछ जझ इय टठ डढ न तथ दध न पफ बभ म, ये आपको 25 हुए। अब यहीं पे पूछता है कि अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? अंतस्थ व्यंजन आपको कितने हैं? तो इसकी संख्या य र ल व, यानी 4 आपको हुए। तो 25 और 4 आपको 29 हुए। और उष्म व्यंजन कितने हैं? उष्म व्यंजन, ठीक ना, तो उष्म व्यंजन आपको कितने हुए? तो आपको श, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंती स और ह, यानी 4 ये भी हुए। इस तरह से 25, 4 29, 4 33 ये आपको हुए। और 4 संयुक्त व्यंजन हुए। संयुक्त व्यंजन कितने हुए? संयुक्त व्यंजन ये आपको व्यंजन कितने हुए? तो छ, त्र, ज्ञ ये आपको, और स्र, ये स्र, छ, त्र, ज्ञ ये 4 हुए। तब कितने हो गए? तब आप बताइएगा कि अब आपको व्यंजनों की संख्या जो है 37 आपको आ गई, ठीक ना, ये 37 हो गई। और 11 जोड़ लीजिए, 11 यदि यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपको कितना हुआ? 48 हो गए। तो इस तरह से आप जोड़ते चले जाइए, ये स्वर है। फिर अयोगवाह 2 है, ठीक ना, और 2 जो है ढ और अड़ा, ये 2 इस तरह से 52 शब्द हैं। तो उनसे नहीं मतलब, हमें आपको जो जानना है ये यहाँ से इतना मतलब हमें रखना है, आपको रखना है, ठीक। तो ये बातें हुआ, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, महाप्राण वर्णों के संख्या कितनी है? अब महाप्राण वर्ण जब जानेंगे तब तो कौन कौन से हैं। तो महाप्राण वर्ण गिनोगे कैसे भैया? तब बताइएगा कि यहीं पे ये देखिए महाप्राण। अब देखिए महाप्राण का डिफिनीशन क्या होता है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ठीक ना, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा एवं चौथा वर्ण, ठीक, चौथा वर्ण। अब देखो जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ठीक ना, अंग ये हुआ। च, छ, ज, क, ख, यहाँ पे क्या कर दिए भैया? ये क, ख, ग, घ। अब यहाँ पे च, छ, ज, झ, एक मिनट ये क पास में कर लो, क पास में हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा है, सबको लिखने में समझाने में अच्छा रहेगा। च, छ, ज, झ, ए हुआ ना। ट, ठ, ड, ढ, ड, ढ और अड़। त, थ, द, ध, न
प, फ, ब, भ और म। ये इतना हुआ। तब ये करा दूसरा और चौथा वर्ण जो है ये होता है। यानी आपको कितने हुए? 5 दूने 10 आपको यहां हुए। और कौन कौन से होते हैं तो इसी में जोड़ लीजिएगा उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन आपको कितने हैं तो उष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। यानी 10 प्लस 4 बराबर 14 वर्ण जो हैं ये महाप्राण होते हैं। अब अल्प प्राण कितने हैं तो जोड़ लीजिएगा 5 तिहाई 15 और 4 आपको जो है कि 15 4 19 जो है ये अल्प प्राण होंगे। ठीक ना, तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन कौन सा है तो शुद्ध वर्तनी का शब्द जो है उत्तरदायी। आपको उत्तरदायी 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 ये आपको जो है ये 2 शब्द एक ही तरह के लिखा गए हैं। ठीक ना, तो ये दोनों में से कोई भी बच्चा एक लगा लोगे ये आपको सही रहेगा। तो आप लगा लो दूसरे नंबर को, ये उत्तरदायी मात्रा इधर से कर दो तो ये गलत हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों सही हैं। ये शायद वर्तनी की दृष्टि से दोनों बच्चा उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक, जो भी लगाया होगा घबराइएगा नहीं। ठीक ना, ये दोनों के दोनों सही हैं। आप कोई भी कर सकते हो चूंकि वर्तनी दोनों के एक ही है। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहते हैं तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। और इनके द्वारा जो है 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कहां पे? कलकत्ता में पुरातत्व विभाग के स्थापना की गई। विभाग के स्थापना ये आपको किया गया। ये महत्वपूर्ण बातें। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? एमजी रानाडे, अनंत पटवर्धन, जीके गोखले या बीजी तिलक? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इन्हीं के द्वारा 1905 ईस्वी में पुणे में आपको इसके स्थापना की जाती है। कहां पे? पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्थापना की जाती है। इसे भारतीय सेवक संघ के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? तो भारतीय सेवक संघ, भारतीय सेवक संघ, सेवक संघ के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। घबराइएगा नहीं, बिल्कुल इसका सही जवाब देते चलिएगा। यूपी ट्रिपल एस से वीडियो के शानदार क्लासेस, साथ ही साथ सुपर टेट के भी हमारी संस्था की ओर से शानदार क्लासेस दिया जा रहा है। दोनों ही जगहों पे 600 आवर का घंटे का क्लास है। साथ ही साथ पीडीएफ मटेरियल है, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल भी मिलेगा। उसके साथ साथ आपको जो है ऑफलाइन डाउनलोड करने की सुविधा भी आपको दी गई है। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? वैसे भारतीय प्रेस का जनक यानी भारत में प्रेस का जन्मदाता किसे कहते हैं तो राजा राम मोहन राय को। ठीक ना, राजा राम मोहन राय को ये ऐसे कर लो, राजा राम मोहन राय, मोहन राय भारतीय प्रेस का जनक यानी भारतीय पत्रकारिता का जनक कहिए। भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। और भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है तो क्रिस्टोफर पाल दास को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहते हैं। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार, ये बातें आप सब नहीं जानते होंगे, बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक ना। और भारतीय प्रेस का प्रणेता किसे कहा जाता है तो भारतीय प्रेस का प्रणेता
यदि देखा जाए तब आप बताइएगा चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का प्रणेता या भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं, मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। ये आपको प्रमुख बातें यहाँ पे प्रणेता, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता या भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, तो चार्ल्स मेटकॉफ को। ये आपको जो है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद गवर्नर के रूप में आए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने गांधी जी को लिखकर निष्ठुर बर्बादे कहकर संबोधित किया था, तो वो कोई और नहीं शौकत अली थे, मदन मोहन मालवीय थे, या मोतीलाल नेहरू थे, या रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे, ये आपको विदेशी वस्तुओं के जलाए जाने का इन्होंने विरोध किया था। गांधी जी आपको असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी जीवन पर्यंत लंगोट धारण करने का प्रण लेते हैं, और ये प्रण उन्होंने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा दौरे पर गांधी जी के द्वारा लिया जाता है, और वहीं से गांधी जी फॉलो भी करते हैं। आजीवन गांधी जी एक ही धोती पहने और उसे ही ओढ़े, आप सब देखे होंगे गांधी जी के जीवन को। वर्ष 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य जेबी कृपला ने, सुभाष चंद्र बोस या मौलाना अबुल कलाम। तब बताएगा सुभाष चंद्र बोस जो थे, यही आपको अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा किया गया था। जबकि आजादी के समय कौन थे, तब आप बताइएगा आचार्य जेबी कृपला ने सबसे लंबे समय तक आपको कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो यही थे। और सुभाष चंद्र बोस जो हैं, ये आपको इनके खासियतें थी कि इन्हीं के समय में भारत में पहली बार आपको राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। नियोजन समिति का गठन, ठीक ना, समिति का गठन पंडित नेहरू की अध्यक्षता में किया गया, पंडित नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक ना, अध्यक्षता में। ये सारी बातें आप सब याद कर लो, चीजें जान लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, ये कब बने थे, तो ये आपको 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद, ठीक ना, इस्तीफा के बाद अध्यक्ष कौन बना था, तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, 5 मार्च 1931 ईस्वी को कौन सा समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता, इमर्सन गांधी समझौता, हेलो गांधी समझौता या गांधी साइमन समझौता। तो सारे बच्चे जवाब बड़े जल्दी जल्दी दे रहे हैं, ये गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं, दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ आप बता सकते हैं कि इसे दो महात्माओं का मिलन सरोजनी नायडू ने इसे दो महात्माओं का मिलन की संज्ञा दी, इसे दो महात्माओं के मिलन की संज्ञा दे, मिलन की संज्ञा दे। और एक बात और, इसी के बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए। तो ये महत्वपूर्ण बातें
आप सबके लिए है। नेक्स्ट, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संहिता का आयोजन हुआ? तो चतुर्थ बौद्ध संहिता जो है अशोक के समय, कनिष्क के समय, या कालाशोक के समय, अजातशत्रु के समय में। तो इसके समय में तृतीय बौद्ध संहिता हुई, इनके समय में चतुर्थ बौद्ध संहिता हुई, कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संहिता हुई और अजातशत्रु के समय में तृतीय बौद्ध संहिता हुई, सॉरी प्रथम बौद्ध संहिता आपको हुई, ठीक है ना। प्रथम बौद्ध संहिता ये कब हुआ? तो 383 बीसी में। ये कब हुआ? तो आपको जो है 483 बीसी में। ये कब हुआ? तो 78 एडी में। और ये कब हुआ? एडी, ठीक ना। और ये कब हुआ? तो 300 आपको जो है 352 बीसी में आपको हुआ। ये महत्वपूर्ण बातें हुई। अशोक का कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। ये बातें भी याद रखिए। कनिष्क के समय में कुंडल वन में, कुंडल वन कश्मीर में, ठीक ना। और कालाशोक के समय में वैशाली में। और इसके समय में राजगृह में, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में आपको आयोजित हुआ। ये बातें आप सब याद करिए। और पाटलिपुत्र में मुगली पुत्र गोसाल के द्वारा, पुत्र गोसाल अध्यक्ष था, ठीक ना। वहीं पे कनिष्क के समय में वसुमित्र जो थे ये आपको अध्यक्ष थे। और कालाशोक के समय में शाबा कामे आपको अध्यक्ष थे। और जब राजगृह में आपको आए तो राजगृह के समय में अध्यक्ष कौन थे? ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए छोड़ दिया कि राजगृह के अध्यक्ष कौन थे। ये कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। सारी बातें आपके सामने हैं और चीजें इसमें बढ़ सकते हैं, ठीक। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप सब जवाब दीजिए, ठीक। देश बंधु किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को, बिपिन चंद्रपाल को, चित्तरंजन दास को, भगत सिंह को। तो बिपिन चंद्रपाल को पाल के नाम से जाना जाता है। इन्हें आपको क्या कहते हैं? तो पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, ठीक ना। और चित्तरंजन दास देश बंधु, दीन बंधु, देश बंधु चित्तरंजन दास, ये चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। भगत सिंह को आप बताइए किस नाम से जाना जाता है? तब बताइए जल्दी से भगत सिंह को तो शहीदे आजम, ठीक ना। शहीद ए आजम ऐसे कर लो, शहीद ए आजम, शहीद ए आजम के नाम से इन्हें जानते हैं। कोई जल्दी से कमेंट बॉक्स का जवाब दे भाई। 2011 के भारत के जनगणना के लिए निम्न में से कौन सा आदर्श वाक्य है? तो आवर फ्यूचर, आवर सनसेट जो है हमारा जो है ये आपको आवर सनसेट, आवर फ्यूचर, हमारा जो है जनसंख्या हमारा भविष्य, ये है आपको 2022 का जो है 11 के जनगणना का स्लोगन था। और जनगणना एवं पंजीयक, महापंजीयक कौन थे? तो सी चंद्रमौली आपको जनगणना एवं महापंजीयक के रूप में थे। नेक्स्ट देखिए, ये भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थे? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, लीटन या मेयो या आपको रिपन के, तब लॉर्ड लीटन के काल में 1872 ईस्वी में पहली जनगणना आपको हुई थी। जब पूछे कि 1882 ईस्वी में प्रथम दशकीय जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। ये बातें भी याद रखिए, ये चीजें आप लोग जानते रहिए, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है और सूचियों को मिलान करने के लिए दिया गया है। 1 से 21 जो था बड़ा ही मंद गति से जनसंख्या में आपको वृद्धि हुई, यानी पहले का 3, 2 जगह आपको आंसर जो है ये मिल रहा है, ठीक ना। 2 जगह आपसे इसमें मिला। दूसरे का आप देखिए तो दूसरे का जो है ये आपको 21 से 51 स्थायी जनसंख्या वृद्धि रहा।
दूसरे में आपको इसमें भी और इसमें भी दिया है। वेरी गुड यार। अब देखिए 51 से 81 जो है ये द्रुत गति से जनसंख्या थी। अब इसमें दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मिल गया, तो इस तरह से आप इसका चौथा, तो आंसर आपको जो है कि 3 इज योर राइट आंसर जो है माना जाएगा। 3 बिल्कुल सही विकल्प है। ठीक, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए। आपको एक तरफ कर है, दूसरी तरफ जो है कि कहां से प्राप्त होती है। तो अब आप इस प्रश्न के जवाब में क्या देंगे? तो कैपिटल टैक्स जो है, कैपिटल माने संपत्ति होता है, संपत्ति से प्राप्त होता है। सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी जो है ये कहां से? तो एक्सरसाइज ड्यूटी फैक्ट्री से मिलेगी। कस्टम ड्यूटी कहां से मिलेगी? तो आयात निर्यात होगा तो कस्टम ड्यूटी मिलेगी। कॉर्पोरेट टैक्स कहां से मिलेगी? तो आय से आपको जो है कॉर्पोरेट टैक्स मिलता है। तब आप बताइएगा कि ये पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का पहला, ये आपको जो है कहां पे 4 2, ये ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। आप सबके लिए थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, जो दिखाई दे। ठीक है ना, ये आपको आंसर हुआ ना। चलिए सभी लोग लगा लीजिएगा जल्दी से फटाफट। नेक्स्ट देखिए, ये आपको एनटीए नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये आपके जब ग्रेजुएशन पीजी कंप्लीट हो जाता है या पीजी फाइनल ईयर रहता है और आपके अंक अच्छे हैं, आप पढ़ने में अच्छे विद्यार्थी हैं, तो आप नेट का पेपर दे सकते हैं। नेट के पेपर देने के बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आप इस दिशा के लिए, चूंकि पास होने वालों की संख्या 6% से 5% रहती है, इसलिए आप सब जम लगा के पढ़िए और पास हुई। शराब पर उत्पादन लगाया जाता है कौन सा? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, नगर निगमों द्वारा या जिला बोर्ड द्वारा? तो शराब पर उत्पादन कर राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जाता है। कौन लगाता है? राज्य सरकारें शराब पर उत्पादन कर लगाती है। ठीक ना, राज्य सरकारें लगाती हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न में आपको ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। ट्राइसेम एक किस प्रकार का कार्यक्रम है, ये आपको जवाब देना है। किस प्रकार का है? ग्रामीण विकास का है, औद्योगिक विकास का है, शहरी विकास का है या सुरक्षात्मक विकास का है? तो ट्राइसेम एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना है और इसकी शुरुआत यदि देखा जाए तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को, का 15 अगस्त 1969 ईस्वी को 79 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई। और इसमें भारत में किसकी सरकार थी? तो जनता पार्टी की सरकार थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी को रोजगार उपलब्ध कराना था, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से ही ट्राइसेम योजना चलाई गई थी। भारत में प्रचंड बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? प्रचंड बेरोजगारी को बच्चा कई नामों से जानते हैं, जैसे इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी ये आपको किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? रोजगारी तो ये आपको जो है प्राथमिक क्षेत्र में देखने को मिलता है, प्राथमिक क्षेत्र में। अब यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र में क्या है? तो कृषि क्षेत्र में ये सबको देखने को मिलता है। जैसे मैं 1 बीघा जमीन है, मैं भी काम करूं, मेरे पिता भी काम करें, मेरी पत्नी भी काम करे, माँ भी काम करे, सभी लोग 1 बीघा में कितना होता है भाई? 1 बीघा तो 1 लोगों के लिए भी कम है, लेकिन सब कहते क्या है? काम कर रहे हैं। कौन सा काम? ये किसी को नहीं पता। ठीक ना, आय कितना होगी ये भी नहीं पता। तो ये बातें आप सबके लिए है। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी इसे छुआछूत निवारण अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। और ऑप्शन के अनुसार आपको अस्पृश्यता का अस्पृश्यता का अंत है ना, का अंत यही माना जाता है और इसे उपाधियों का अंत कहते हैं। ठीक है ना,
उपाधियों का अंत। ये आपको अस्पृश्यता के जो है उपाय को सुलझाने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1989 ईस्वी में आपको अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम, जिसे SC ST एक्ट 1989 के नाम से जानते हैं। ये बातें प्रमुख है। चलिए नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यात अध्यादेश है, क्या है? तो अनिश्चित काल तक प्रभावी रहता है, यदि लोकसभा विघटित हो जाए तभी प्रभावी होता है, संसद के पुनः सम्मेलन होने पर उसके समक्ष रखा जाना चाहिए, या जिस समय संसद सत्र में है तब भी विधि बनाने का समानांतर शक्ति। तो संसद के पुनः सम्मेलन होने पर उसके समक्ष रखा जाना चाहिए। और राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यात किसके तहत करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत, जब संसद विश्रांति काल के अवस्था में रहते हैं और राष्ट्रीय कानून बनाने की बात आए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश प्रख्यात किया जाता है, या करने की शक्ति आपको है। ठीक ना। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलिए। आइए, ये आपको यूपी पुलिस शानदार बैच जिसमें 500 का वीडियो लेक्चर है और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज PDF सारी चीजें आपको मिलेंगी। मक्खन का तत्सम शब्द क्या होगा? ये मक्खन, ठीक ना, माखन होगा, माक्षण होगा, मसण होगा, या मृंछन होगा। तब ये बड़ा इजी सा प्रश्न है हिंदी का। तब आपको जो है मक्खन, माक्षण, मृक्षण, आपको जो है मृक्षण होगा। क्या होगा? मृक्षण। मक्खन का मृक्षण के नाम से हम सब इसे जानते हैं, मक्खन मृक्षण। ठीक ना। ये आप कई शब्द हैं, जैसे दुग्ध को दूध के कहते हैं, दुग्ध जो है ये तत्सम शब्द है दूध। खीर, खीर को क्षीर कहते हैं। ठीक ना। खेत को क्षेत्र कहते हैं। तो ये बातें आपको जो है इस तरह से आप याद किए रहिए। दूसरे तरफ यहाँ पे प्रश्नों को मिलान करने के लिए दिया है, एक तरफ घास के मैदान है, दूसरे तरफ देश है। ठीक ना। तो पंपास, ये घास का मैदान आपको कहाँ पाया जाता है? तो पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में है। पुस्ताज कहाँ है? तो ये हंगरी में है। वेल्ड कहाँ है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। डाउन्स कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो इस तरह पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा, पहले का चौथे का पहला। तब ऑप्शन आपको 1 इज योर राइट आंसर होगा। बच्चा बिल्कुल गलती नहीं करिएगा, 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए और सूची के दिए गए कूट का सही फैसला करिए, यानी सही चुनिए। एक तरफ फसल है, दूसरे तरफ सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तब बताएगा तो जूट के उत्पादन में आपको पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। ठीक ना। गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। रबर के उत्पादन में भैया केरल है और चाय के उत्पादन में असम है। तब पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, चौथे का पहला, 4 3 2 1। ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर जो है 1 आपको राइट आंसर माना जाएगा। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्न कथनों पर विचार करिए तथा कूट से सही उत्तर का चयन करिए। कूट में क्या दे रहा है कि चाय असम के मुख्य फसल है, बिल्कुल सही बात है। कहवा जो है ये तमिलनाडु की मुख्य फसल है, नहीं भैया, कहवा कर्नाटक में होती है। कहाँ होती है? कर्नाटक में सबसे अधिक होती है। तंबाकू आंध्र प्रदेश पर विस्तृत पैमाने पर, बिल्कुल सही है। जूट छत्तीसगढ़ नहीं भैया, पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक ना। तो इस तरह ऑप्शन के अनुसार एक और आपको जो है कि 3, ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर जो है ये 2 बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट आप अगले प्रश्न के ओर चल सकते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कुमुदनी, कुमुदुनी, कुमुदिनी,
या कुमुदनी, ये आपको कौन सा वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द माना जाएगा, कौन सा शुद्ध है, तब बताएगा कुमुदनी जो होता है ये बिल्कुल सही शब्द होता है। कुमुदनी, कहीं हम लोग बोलते हैं कुमुदनी, कुमुदिनी जो होता है ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से इसे पढ़ाया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं और आप परचेज भी कर सकते हैं। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति वर्ष प्रारंभ हुआ है, तब बताएगा 1881 ईस्वी से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, ठीक ना, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। शायद में कार्यकाल में प्रारंभ, शायद मैं पीछे 1882 लिख दिया हूं क्या, जो कि गलत है। 1881 से जनगणना प्रारंभ हुई है, इसे हम दशकीय जनगणना के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना, दशकीय जनगणना, यानी प्रत्येक 10 वर्ष पर आपको यह जनगणना कराई जाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में देखिए, भारत के निम्न में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है। तो थारू जनजाति बिहार और मध्य प्रदेश में, तो बिहार में तो करते हैं बच्चा, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं करती। झारखंड और मध्य प्रदेश इन दोनों स्थानों पर नहीं करते, छत्तीसगढ़ में भी नहीं करते, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं करते। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में, एवं बिहार, ये बिहार में भी ऐड कर लेना, ठीक ना, इन सभी जगहों पे निवास करती है। ये हिमालय की तराई क्षेत्र में, कहाँ पे, हिमालय की तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में यह जनजाति निवास करती है। और यह जनजाति जो है होली को, दीपावली को, ठीक ना, दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, शोक के रूप में मनाती है, ठीक, ये बातें याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो माउंट एलब्रस, माउंट किलिमंजारो, एटलस या डेक्कन्स वर्ग। तो माउंट किलिमंजारो जो है ये दक्षिण अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी है। ये आपको किस देश में है, तो तंजानिया में है, तंजानिया में है। साथ साथ ही आप इससे महत्वपूर्ण बातों में बता सकते हैं कि इसकी ऊंचाई 5000 से अधिक है, 5000 मीटर से अधिक आपको इसके ऊंचाई है। साथ ही साथ कह सकते हैं कि विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा इसके बीचों बीच होकर जाती है, इससे होकर गुजरती है, ये बातें भी याद रखे रहिए। नेक्स्ट आपको सुमिलित करने के लिए दिया है और 1 2 3 सुमिलित करना है। ग्रेनाइट आपको आग्नेय चट्टान है, कैसा है, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। बॉक्साइट जो है ये आपको अलौह खनिज के अंतर्गत आपको आता है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि आपको जो है स्लेट कायांतरित चट्टान है और लिग्नाइट अवसादे चट्टान के रूप में है। तब आप कह सकते हैं कि पहले का आपको जो है दूसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का आपको तीसरा और चौथे का पहला। ये ऑप्शन कहीं है, ए पहले का 2 2 4 3 1, यानी ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर होगा बच्चा। 2 जो है ये बिल्कुल सही जवाब आपको माना जाएगा, ठीक। तो ये जवाब आप सब पढ़ते चलिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। आपको तत्सम कौन सा है, शोला, नहीं भैया, शोभन, शोता या सोना, इसमें से कौन सा तत्सम शब्द माना जाएगा। तब आप बताइएगा कि शोभन जो शब्द है ये जो है शोभन, ये शब्द आपको तत्सम शब्द है, ठीक ना। ये बातें याद किए रहिए, समझे रहिए। शोडश 16 को बोलते हैं, सोना को स्वर्ण बोलते हैं, और सोता, सोता माने सोने जो सो रहा हो, तो ये आपको
भूल रहा हूं मैं, ठीक ना। वीडियो शानदार क्लासेस आपको ये बुक है वीडियो के, इसमें पीडीएफ मटेरियल आपको फ्री में है। और विशेष परीक्षा की तैयारी के लिए आप सबसे जो है कि अनुरोध है कि एक बार जरूर पढ़िएगा। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? तो महाश्वेता आपको लक्ष्मी के या सरस्वती के, पार्वती के या सीता के, तब लक्ष्मी के पर्यायवाची श्री, ठीक ना, इंदिरा, ठीक ना, इंदिरा, विष्णुपति यानी विष्णु की पत्नी है, इन्हें आपको जो है क्या कहते हैं? इंदिरा, हरिप्रिया, कमला, हरिप्रिया, कमला, चंचला, ये आपको किसका पर्यायवाची है? तो लक्ष्मी, रमा भी कहते हैं, रमा, ये सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। जबकि सरस्वती के आपको महाश्वेता, वीणावादनी, पुस्तक धारिणी, शारदा, वाग्देवी, ये सभी आपको जो है सरस्वती के हैं। पार्वती के नाम आपको जो है, पार्वती के नाम भी कई नामों से पार्वती को पुकारा जाता है, जैसे उमा, गिरिजा, गौरी सुता, तो ये पार्वती, अब सीधी सीधी ऐसे समझो, दुर्गा के जितने नाम हैं सब पार्वती के नाम हैं। दुर्गा, दुर्गा विषम दुर्गा, दुर्गा पद निवारणी, दुर्गम छेदनी, दुर्गनाशनी, दुर्गभामा, दुर्गभीमा, दुर्गलोका, दुर्ग दैत दनावली, सब के सब आपको माता पार्वती के नाम आपको मिलेंगे। सीता के नाम में आपको जो है कि कह सकते हैं जनक सुता, जनक तनया, जानकी, ठीक ना, जानकी, वैदेही, ये जानकी जनक सुता, और राम की पत्नी के रूप में भी, यानी इन्हें हम किस नाम से? तो जनक नंदिनी, जानकी, राम प्रिया, आपको जितना जानिए राम प्रिया भी कहते हैं, ठीक ना, ये आपको वैदेही, सब इन्हीं का नाम है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा? अरुण, वरुण, पृथ्वी या शनि? ये शनि महाराज जो है सबसे कम घनत्व वाले ग्रह हैं। इनका घनत्व इतना है कि यदि ले आके प्रशांत महासागर में आप डाल दीजिए तो प्रशांत महासागर में शनि महाराज जो है ये तैरते रहेंगे, ठीक ना। ये आपको जो है द्रव्यमान के आधार पर सबसे भारी, द्रव्यमान के आधार पर दूसरा सर्वाधिक भारी ग्रह, ठीक ना, दूसरा स्थान है। और सर्वाधिक उपग्रह इन्हीं के हैं, सर्वाधिक उपग्रह इनके 82 उपग्रह वर्तमान में है। इनका सबसे बड़ा उपग्रह जो है, सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन जो है, टाइटन है, ठीक ना। ये टाइटन जो है ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के आधार पर इनका क्रम जो है ये आपको 6वें नंबर पर आते हैं, 5वें नंबर पे, ठीक ना। 5वें नंबर पे पृथ्वी से बढ़ती दूरी के और सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर 6वां ग्रह शनि ग्रह माना जाता है। नेक्स्ट, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब दिया गया? तो 2004 में, 6 में, 9 में, 11 में, 2009 ईस्वी में आपको गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव का दर्जा प्रदान किया गया, ठीक ना। जलीय जीव का दर्जा प्रदान किया गया, ये बातें। और गंगा डॉल्फिन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती हैं। हाल ही फिलहाल में नर्मदा नदी में भी आपको डॉल्फिन देखने को मिला है।
ये देवर किसका शब्द है? द्विवर, द्विवर मतलब दूसरा वर, ठीक है ना, द्वितीय वर नहीं, द्विवर देवर का तत्सम शब्द क्या है? द्विवर है। ये बातें आप सब याद कर लीजिए, जान लीजिए। नेक्स्ट, मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या है? तो मृगेंद्र का शार्दुल, अहे, हिरण, कुरंग। तब ये बताइएगा कि शार्दुल होता है, इन्हीं का शार्दुल मने शेर होता है, इन्हीं को मृगराज भी कहते हैं, मृगराज भी कहते हैं। इन्हें ही आपको जो है कि वनराज के नाम से भी, वनराज के नाम से, इन्हें ही नखायुध, नाहर कहते हैं, इन्हें ही नखायुध, नखायुध के नाम से जाना जाता है। तो बहुत कुछ शार्दुल शेर का। अहि का अर्थ होता है सांप, ठीक है ना, इन्हें सांप, अहि, अहि का अर्थ क्या होता है? सांप होता है। तो ये बातें आप सब देख रहे होंगे, याद होगा, सारी चीजें आपको जो है बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस तरह हम सब देखते हैं। तो ये आपके आज की श्रृंखला यहीं कंप्लीट हुई। मिलते हैं अगले क्लास में शानदार तरीके से एक नई श्रृंखला के साथ। आपको कल मिलेंगे। आपका दिन रात सभी मंगलमय हो। ईश्वर करे आप अनंत ऊंचाइयों को प्राप्त करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।